सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि आप सवालों को लगाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको फार्मूले में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हम आए हैं इस वीडियो में। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आज संडे हो गया है और कल से आपका पेपर भी है। अब तो समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर भी रहे हैं और तैयारी भी हो गई होगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मुक्त होकर के पेपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज हम इसमें बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले कौन से हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, फालतू चीज़ें नहीं रखी गई हैं। जो सिलेबस में पूछा जाता है उसी फार्मूले को यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि वी बोडोमास। वी बोडोमास, वी मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम जो कि बार जैसा लगा रहता है ऐसे ऊपर। तो ये बार जैसा लगा रहता है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार को हटाते हैं, बार को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आती है ब्रैकेट्स के बारे में कि ब्रैकेट्स सवाल, बोडमास का सवाल आता है, अवश्य आता है। 100% सवाल उसका रहता है। 2 नंबर में रहता है सवाल। तो सवाल में कुछ नहीं रहता है, बस केवल जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बोडमास में आता है वेनिकुलम, यानी वी। वी फॉर बार होता है, ऊपर बार लगा रहता है। सबसे पहले हम बार वाले सवाल को हल करते हैं। जैसे बार -7 प्लस 2 रहे, तो इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है ब्रैकेट्स की, किसके, कोष्ठक की। उसके बाद आती है कोष्ठक। कोष्ठक कोष्ठक की बात आती है। कोष्ठक में 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। एक छोटा ब्रैकेट्स, एक मझला ब्रैकेट्स और एक बड़ा ब्रैकेट्स। छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में जो छोटा कोष्ठक में रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम मझले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर देंगे, छोटा कोष्ठक हट जाएगा, तो फिर उसके बाद मझला कोष्ठक ही बचा रहेगा। जब मझला कोष्ठक को सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे, उसके अंदर के जितने भी डाटा रहेंगे, जितने भी अ, अंक रहेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, तो उसके बाद आपका बचेगा क्या, बड़ा कोष्ठक बचेगा। बड़े कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो जब जब बड़े कोष्ठक को हल जब तक बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, तब तक लगभग लगभग सवाल के आंसर आने वाले होंगे। बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल इस इनिशियल पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे लगा होता है। तो ये हमारा कोष्ठक को हो गया। फिर उसके बाद होता है ओ। ओ फिर ओ मीन्स होता है ऑर्डर ऑफ पावर कह लीजिए, या फिर देखिए, ये ऑर्डर ऑफ पावर आप में आता नहीं है ये चीजें। तो यहाँ पे आप ये बात करिएगा कि ओ फॉर ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ मीन्स का मीन्स होता है गुणा। जहाँ का लिखा रहेगा वहां एक दूसरे का गुणा ही करना है। जैसे 5 का 4, 5 का 4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 4 लिख लेंगे, है ना। तो ये हिंदी में का लिखा रहेगा, तो का मीन्स होता है ऑफ होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ पावर ये आप में सिलेबस में आता नहीं है, ये केवल का करके आता है। तो ऑफ, ओ मीन्स ऑफ समझिएगा आप। ऑफ, ऑफ मीन्स का, ये चीज। तो का मतलब ये होता है 2 अंकों के बीच में का लिखा रहेगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। अगला है डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है, भाग होता है। डिवीजन मीन्स भाग होता है, ये भाग है। तो जब हम का को हल कर लेंगे, उसके बाद डिवीजन वाले अंक को देखेंगे, डिवीजन कहाँ लगा है, भाग कहाँ लगा है, उसके बाद उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, गुणा। इसके बाद गुणा वाले को हल करेंगे हम। भाग करने के बाद गुणा, फिर गुणा के बाद एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ को हल करेंगे, जोड़ वाले अंक को देखेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट में होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव होता है।
सबसे लास्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, घटाना करेंगे। जोड़ने के बाद घटाना होगा, लास्ट में घटाना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बुडमास रहा। यहाँ से प्रश्न, एक प्रश्न तो अवश्य आता है, यानी 2 नंबर का तो आता ही आता है, 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सवाल में कुछ नहीं होता है, केवल और केवल गुणा भाग जोड़ घटाना यही करना होता है। लेकिन वहां पे एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आंसर कुछ और बताने लगेगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जब भी आप करिएगा स्टेप बाय स्टेप करिएगा, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब ये होता है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये हो जाता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जोड़ घटाना गुणा करना शुरू कर दे, तो उससे सवाल का आंसर कुछ और आना शुरू हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हटा हटा देंगे, फिर इस वाले स्टेप में हम मझला कोष्ठक हटा देंगे, फिर इस वाले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, ऑफ अगर आया है तो उसको करेंगे, नहीं तो भाग करेंगे। जिसमें जो भाग रहेगा उसको हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे। ठीक है, एक दो स्टेप में गुणा और जोड़ आप गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करिएगा स्टेप बाय स्टेप रहे। इससे ये होता है कि बोर्डमास का मतलब ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप दिखाइए एग्जामिनर को कि इस तरीके से हो रहा है। अदरवाइज तो आप एक केवल एक लाइन में ही आंसर दे सकते हैं। गुणा भाग ही तो करना है, अब रफ कार्य करके सीधा गुणा भाग एक ही स्टेप में एक ही लाइन में कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बोडमास का मतलब होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें। चलिए अगला देखिए, इसी को हम हिंदी में लिखे हैं, सरलीकरण के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है। ब्रैकेट तोड़े, फिर का को हल करें, फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ें और अंत में घटाएं। यानी सबसे पहले ब्रैकेट तोड़े, फिर का वाले को हल करें, फिर भाग भाग को करें, फिर गुणा को करें, फिर जोड़ें और लास्ट में क्या कर दें, घटाएं। तो इस चीज को हमने हिंदी में दे रखा है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसलिए दिया जा रहा है फार्मूला, क्योंकि अगर आपका कहीं से सवाल फंस रहा है, कहीं से कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत हमारे इस वीडियो को खोलिए और सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। सारे फार्मूले का मतलब ये जो आपके एग्जाम में आने के लिए है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य भाज्य ये सब नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको पता भी होगा, और नहीं तो ये वीडियो में पढ़ाया गया है। यहाँ पे केवल फार्मूले की बात की गई है। चलिए ये हो गया। अब अलजेब्रा फार्मूला में सर्वसंख्या में आता है, सर्व समीक्षा। सर्वसंख्या काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न यहाँ से आता है। यहाँ से को घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछता है कि ऐसे पूछता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4 है, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, समथिंग ऐसे कुछ करके पूछता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ से फार्मूला खूब बनता है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ से आपके सवाल काफी बनते हैं। तो इसलिए इस फार्मूले को आप अवश्य ही विदाउट कंफ्यूजन के साथ याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा प्लस माइनस का तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए हम दिखाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल इसमें अंतर होता है, यहाँ +2ab होता है, यहाँ -2ab होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अच्छा यहाँ माइनस इसलिए नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसका ए का स्क्वायर करेंगे तो ए तो स्क्वायर होगा ही होगा। अगर हम माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसलिए प्लस ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ये वर्गांतर का फार्मूला है, आपको बताया गया है, मैथ पढ़ाया गया है, जब भी सीरीज वगैरह सॉल्व कराया है खूब अच्छी तरीके से वहां बताया गया है कि ये वर्गांतर का फार्मूला है। वर्गांतर का फार्मूला का मतलब होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी रहेगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी रहेगा। ठीक है, ये चीज होता है। और एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी कभी सवाल उलझा देता है, सवाल के अंदर ऐसा कुछ आ जाता है जिससे आपको उसमें परिवर्तित करना पड़ता है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर हम इसको आपको दिखाएं सॉल्व करके तो देखिए देखिए कैसे बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और -2ab। देखिए दिखाते हैं, यही चीज आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है, ये वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पे प्लस कर लीजिए आप, प्लस है। चलिए हम प्लस कर लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और प्लस प्लस 2ab, फिर ये क्या लिखेंगे, माइनस 2ab लिख लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यानी यही चीज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई ना, बिल्कुल आ गई। अब इसी चीज को हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं, 2ab कर सकते हैं। यहाँ माइनस, जब यहाँ हम माइनस प्लस था तो माइनस किए, और यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर लेंगे। अब इसको भी हम खोल के आपको दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या, 2ab। देखिए प्लस से प्लस वाले से ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आया। तो इसलिए इन दोनों, इसको भी हम यही लिख सकते हैं और इसको भी ये लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये चीज है। फिर अगला है, एक और फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4ab। इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये भी लिख सकते हैं। नहीं, ये नहीं लिख सकते आप। ये कब लिखेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन जानते रहिएगा इसको भी, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, इसको ये लिख सकते हैं। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिख सकते हैं। ये वाला अलग है, ठीक है। ये अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या है, 4ab है। तो 4ab में से 2ab घट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 2ab आएगा। तो वही तो हो जाएगा, जब प्लस 2ab आएगा तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, देखिए यहाँ पे वही होता है ना। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, इस टाइप के सवाल बना देता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान पूछेगा, और ए माइनस बी का मान दिया रहेगा, और ए बी का मान दिया रहेगा। तो ऐसे में इस टाइप के फार्मूले को लगा लेंगे। चलिए अगला देखिए, कह रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। अगर ये प्लस है तो सब में प्लस ही रहेगा, लेकिन कब, जब यहाँ पे क्यूब रहेगा, होल क्यूब रहेगा तब। और ए माइनस बी का होल क्यूब अगर है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो सब में माइनस रहेगा। फिर आप देखिए यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब का प्लस बी क्यूब का होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्या होता है, माइनस ए बी। अगर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्या हो जाता है, माइनस ए बी हो जाता है। तो ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। और देखिए इस फार्मूले को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इन दोनों फार्मूले को आप विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन ना हो और प्रश्न पूछा जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। यानी इधर अब सब प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब ये वाला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। जब इसको हल करेंगे तो यही आएगा। अदरवाइज मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले खोलते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस होगा, लेकिन ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा, लेकिन ये प्लस 2ab कर देगा, 2ab। तो देखिए, ये ए स्क्वायर ये कैंसिल, ये स्क्वायर ये कैंसिल, तो दो दो कितना हुआ, 4ab हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यही तो सिद्ध कर रहा है, यही तो बता रहा है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो कॉमन ले लीजिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दो कॉमन लेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये सरसंख्या का जो इम्पोर्टेंट है, जहां से पूछा जाता है उतने ही फार्मूले रखे गए हैं। वैसे तो अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो पूछा जाता है उसी को यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला देखिए, एक घातांक से होता है, घातांक का कोई चैप्टर नहीं है आप में, लेकिन ये जो फार्मूला होता है, जैसे यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इस तरीके से दिया रहता है कि सपोज दैट हम सॉल्व भी कराए हैं। जैसे ये दिया है 2 के पावर 3 प्लस बराबर 2 के 4 चौके 16 ऐसे दिया है, 16। 2 के पावर 3 प्लस x बराबर 16, तो कह रहा है तो x का मान बताइए। ठीक है, ये तो एक घातांक का सवाल हो जाता है यहीं से। तो 2 के पावर 3 प्लस एक्स कर लेते हैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर क्या कर लेते हैं, 4। बेस बराबर, तो घात को हम बराबर दिखा देते हैं, 3x, माफ करिएगा, 3 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3 बराबर कितना, एक्स, 1। तो यही सवाल है, और इस सवाल को कई बार मतलब लगभग सारे सेट में कराया गया है। पूछता ही पूछा है, पूछता ही पूछता है, सवाल अवश्य पूछता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ये भी है कि अगर बेस बराबर है, जैसे अगर हम कह दें कि 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 प्लस यक्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 प्लस 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। गुणा में घात क्या हो जाता है, यहाँ लिख दीजिए, गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से मिटा दीजिए, गुणा में घात जुड़ जाता है। और ये है भाग का, जैसे देखिए अभी इसके बीच में गुणा था, अब यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे ये जो गुणा था, तो इसलिए यहाँ जुड़ गया, एक पावर एम प्लस एन हो गया। लेकिन यहाँ ए के पावर एम और बट्टा ए के पावर एन है, तो ये एन ऊपर चला जाएगा, एन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये है भाग, भाग में घात घट जाता है। ठीक, ये ए के पावर m माइनस एन हो जाएगा। और देखिए, अगर ये ए के पावर m के होल पावर n लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर m n। जैसे अगर एक 2 के पावर लिखा है 3 के होल पावर क्या लिखा है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3 का बाहर गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 का मान निकाल दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो जाएगा, 64। ये इस तरीके से प्रश्न भी बनते हैं। और वही चीज है, जैसे ये भाग है, ए के पावर अगर बटे में दिया है, ए के पावर 1/x बटा ए के पावर 1/y, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस अगर बराबर है तो ये घट जाएगा, ए के पावर x माइनस ए के पावर y हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए ज्योमेट्री के फार्मूले में आ गया है आपका, कुछ फार्मूला है ज्योमेट्री का, आगे भी है, ज्योमेट्री का आगे फार्मूला है। और तो
देखिए फार्मूला हमारा ये कह रहा है, अब वर्ग है। वर्ग, यहाँ सबसे प्रश्न पूछता है वर्गाकार, वर्गाकार हमारा पार्क है या वर्गाकार खेत है, उसमें इतना मीटर घास लगाया गया है, या इसके चारों तरफ से इतना मीटर का क्या चला गया है, सड़क चला गया है। यहाँ से प्रश्न तो पूछता ही पूछता है, अवश्य पूछता है। तो वर्ग का हम सबसे पहले जान लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि वर्ग में कौन भुजाएं होती हैं, कैसे होती हैं। तो जो ये हमारा वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सब क्या है, बराबर है। अगर ये ए है, ये भी ए ही होगा, है ना। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप चार गुणित भुजा, यानी वर्ग का जो परिमाप मतलब होता है ये चारों तरफ वाला ये चीज। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार गुणित क्या, भुजा, ये वर्ग का क्या हो गया है, परिमाप। प्रश्न यहाँ से आता है। फिर आयत बात आती है, रेक्टेंगल। आयत की क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये ए है, अगर ये ए है तो ये वाला क्या रहेगा, बी होगा। तो इसके सामने की भुजा ये बराबर रहेगी, और इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये बराबर रहेगी। आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई, या इसको एल जो ए बी माने आप इसको एल मान लीजिए, इसको एल और बी मान लीजिए, ठीक है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप फिर वही चीज है कि चारों तरफ का जो भुजा है, तो इसमें कितनी लंबाई है, दो लंबाई है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, यही लिख सकते हैं। क्योंकि एक लंबाई, दो लंबाई, एक चौड़ाई, दो चौड़ाई, तो दो लंबाई है और प्लस दो चौड़ाई है, ठीक है। ये चीज है। फिर आज बात आ जाती है त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज। अब त्रिभुज की बात आ जाती है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन है, कौन कितने कितने त्रिभुज होते हैं। देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये आपका त्रिभुज बनाया गया है, इसकी ये क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, ये आधार हो जाता है, नीचे वाला आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बट्टा दो गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार ए और गुणित ऊंचाई एच। ये त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, उस इस फार्मूले से आप उसको लगा सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बट्टा दो आधार गुणित ऊंचाई, चाहे जैसा त्रिभुज हो। चलिए, अगला कह रहा है, ये तो हमारा एक त्रिभुज हो गया। फिर बात आती है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज, देखिए जैसे ये है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, यानी भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, या अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए ही तो है, सब बराबर है। ए बराबर ए बराबर ए, है ना, बराबर ए, ठीक है, ये है। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर अंडर 3/4 कर लीजिए, या अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये भुजा इसके बराबर रहेगी लेकिन एक भुजा अंतर रहेगी, यानी जो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों लेकिन एक भुजा बराबर ना हो। तो जब दो भुजा बराबर है तो कोण तो सारे कोण, तीनों तो कोण बराबर होंगे नहीं, दो कोण बराबर होंगे, एक कोण नहीं बराबर हो सकता है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर ए बटा फोर, यानी भुजा बटा फोर इंटू 4b² माइनस ए स्क्वायर। यानी अगर ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा, बी होगा। तो वही चीज है कि ए बटा फोर और इसके बाद करड़ी में 4b² यानी 4b² माइनस ए स्क्वायर, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।
ये चीज हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये ये भुजा इस ना तो इसके बराबर होगी और ना ही इसके, तीनों भुजाएं जो आपस में अलग अलग हो, तीनों भुजाएं बराबर ना हो, वो सम विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो विषमबाहु में जब तीनों भुजा नहीं बराबर है तो कोण भी नहीं बराबर होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है ए बराबर यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या हो जाता है, यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां पे यस क्या है, जहां यस बराबर क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, भुजाओं का योग बटे आधा, भुजाओं का योग बटे दो। तो अगर यहाँ पे ए बी व सी का मान दिया रहेगा तो आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से पहले यस निकाल लेंगे। यस बराबर क्या होगा, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, बटा दो कर देंगे। जब यस की वैल्यू निकल जाएगी तो ले आके इसमें रख देंगे, वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही चीज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुणित ऊंचाई, यह है ए इंटू एच, आधार गुणित आधार इंटू ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। फिर बात आती है समकोण त्रिभुज का परिमाप, P बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। यानी समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, तीन भुजा है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप P बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी लंब प्लस आधार प्लस कर्ण होता है। ये आपका कर्ण हो जाता है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है ना। ये लंब कर्ण और आधार हो गया। तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण हो गया। फिर समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर हमारा ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से है, तो इसका जो कर्ण होता है, तो हम कर्ण बराबर क्या निकालते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन किसमें, करड़ी में। ये आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में होता है खूब, इसका फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण बराबर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। चलिए अगला देखिए, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, आर रेडियस है, क्या आर क्या है, रेडियस है। रेडियस मतलब त्रिज्या है, आर हमारी त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाता है, टू पाई आर। वृत्त की परिधि का मतलब ये चारों वाला भाग, ये वृत्त की परिधि बराबर टू पाई आर होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है, माफ करिएगा, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, दो गुणित त्रिज्या होती है, दो गुणित त्रिज्या होगा। ये ये वृत्त का व्यास हो गया, यानी डी बराबर टू आर होता है। अगर आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो व्यास आधा हो जाएगा, आर जो होता है व्यास का आधा होता है, ये चीज। अब बात आती है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त इस तरीके से रहेगा। त्रिज्या तो आपकी वही रहेगी, चाहे अर्धवृत्त हो चाहे कौन वृत्त हो, त्रिज्या तो आपकी वही रहेगी, है ना। तो त्रिज्या, चूंकि अब अगर पूरा वृत्त जोड़ना है तो इसी के ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं, ये नहीं करेंगे आप, तो ये त्रिज्या तो अपनी जगह रहेगा। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई टू। जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसका आधा कर देंगे। आर क्या है, आर आपका रेडियस है, और यहाँ पे ये टू आर इसलिए दिखाया गया, ये पूरा क्या है, डी के बराबर है, पूरा क्या है, डी है। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधी होती है। अब बात आती है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आर पाई प्लस दो। क्या होता है, आर पाई प्लस दो होता है, ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अर्धवृत्त का व्यास यहाँ दिखाया गया है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, चीज बता दिया गया, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। जहां पे आर क्या लिखा गया है, जहां आर इक्वल टू क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। ठीक, चलिए, अब बात आती है आयतन व धारिता से, वैल्यूम एंड कैपेसिटी से। वैल्यूम एंड कैपेसिटी से
किस किस चीज का आयतन निकालना है, किस चीज की धारिता वगैरह होगी, ये सब सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, घन। क्या देख ले, घन। तो घन जानते हैं, हमारा घन किससे बनता है, वर्ग से। जो घन होता है हमारा वो किससे बनता है, वर्ग से बनता है, वर्ग से। दो वर्ग मिला देंगे घन बन जाता है। तो वही चीज है, घन का जो आयतन होता है, क्योंकि वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या हो जाती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन्हीं से मिलके तो ये बनाया गया है इस तरीके से। देखिए ऐसे ही बनाया गया है ना। ये हमारा घन हो गया। तो जो दो वर्ग था, तो जब वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो वही चीज है, तो जब भुजाएं बराबर होंगी तो घन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाता है। क्या, भुजा क्यूब। घन इकाई, घन इकाई का मतलब, इकाई का मतलब होता है, सवाल में अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर सवाल में मीटर दिया रहेगा तो घन मीटर लिखते हैं। अगर सवाल में कुछ और दिया रहेगा, मिलीमीटर में दिया रहेगा, तो घन मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है, वो उस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगला कह रहा है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। इकाई फिर वही है, अगर मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये चीज होती है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर डी बराबर क्या होगा, घन का विकर्ण डी बराबर होता है √3 इंटू ए इकाई। √3 इंटू ए इकाई, ये घन का विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। भुजा इंटू √3। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया है वो होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये तो घन की बात हो गई, यहाँ घन बनाया गया है। अब बात आती है घनाभ। जो हमारा घनाभ होता है, घनाभ हमारा दो आयत से मिलके बना होता है। जैसे ये देखिए, ये आपका आयत है, एक आयत और बना दीजिए, ये हो गया, ये घनाभ हो गया। अब घनाभ देखिए यहाँ बनाया गया है, ये इसका एल हो जाता है, ये बी चौड़ाई हो जाती है, और ये एच क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो इसमें तीनों सब क्या है, अलग अलग है। तो अब घनाभ का जो आयतन होगा, आयतन होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, दो ऊंचाई है, यानी लेकिन ऐसे नहीं है, वो टू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, टू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या दो का गुणा कर देंगे तो दो एल बी प्लस दो बी एच प्लस दो एच एल हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें 2h l प्लस बी, याद रखिएगा सवाल, ये प्रश्न माफ करिए, ये याद करिएगा इस फार्मूले को, जिससे कि आपका, अगर आपका फार्मूला याद रहेगा तो सवाल बड़े आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। मैथ का मेन चीज होता है फार्मूला, आपको पता होना चाहिए। और फार्मूला कब पता होगा, जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे फार्मूला उतना ही दिमाग में घुसा रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, इसीलिए स्पेशली आपके लिए फार्मूला ला दिया गया है कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण डी बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ का क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है, डी। फिर आता है बेलन। बेलन क्या होता है, देखिए ये बेलन है, ये बेलन के आकार का है, ये बेलन है। अब बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन, इसमें ऊंचाई होती है और क्या होती है, त्रिज्या होती है, ऊंचाई और त्रिज्या। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच हो जाता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच होता है। ठीक। फिर शंकु आता है। देखिए बेलन और शंकु, शंकु में पूछ लेता है, ये ऐसा सवाल एक दो सवाल आया है, इसलिए इसको शंकु भी बता दिए, शंकु से ज्यादा आता नहीं है। कभी कभी तुलना कर लेता है, कि कह देता है कि बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या
वह बेलन का ऊंचाई व शंकु की ऊंचाई का अनुपात बराबर है। यानी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो उनके आयतनों में अनुपात बताइए। तो उनके आयतनों में क्या बताइए, अनुपात। यानी कि कह देगा कि जो बेलन का त्रिज्या R1 है और जो शंकु की त्रिज्या R2 है, ये सब आपस में बराबर हैं, और H1 और H2 भी बराबर है। जब बराबर हैं तो H1 बराबर H2 बराबर H मान लेते हैं, और R1 बराबर R2 बराबर क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो कहता है कि इसके आयतनों में V1 अपान V2 आयतनों में अनुपात बताइए। तो क्या हो जाता है, इसका फार्मूला रख लेते हैं और इसका फार्मूला रख लेते हैं, बस हो जाता है कि कितना अनुपात आएगा, वो क्या हो जाता है, 3/1 अनुपात आ जाता है हमेशा। तो इसलिए इसको बता रहे हैं कि सम का आयतन क्या होता है। देखिए सम का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर आर प्लस यल होता है। पाई आर आर प्लस यल, यल क्या है, जहां यल तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई होती है, यल तिर्यक ऊंचाई होती है। फिर सम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सम का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। आर तो पता होगा कि आर हमारा त्रिज्या है, आर त्रिज्या होता है, और यल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो सम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। सम का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे अभी आप वहां से समकोण त्रिभुज से निकाले नहीं थे कर्ण का स्क्वायर, जैसे ऐसे बनेगा फिगर, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ये, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, और ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। वहां से निकाले थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही निकाले थे ना। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला जो बन जाएगा ऐसे, देखिए हम पेन को चेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, ऐसे ये 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसे, ये देखिए ये 1190 डिग्री का बन जा रहा है ये। तो यहाँ पे ये कर्ण का काम करेगा, जो एल रहेगा ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण एल बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला ऐसे ही होगा, इसको याद रखिएगा। याद रखने का मतलब ये आपको इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में कि कहाँ से क्या आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जैसे समकोण त्रिभुज से आप निकाले थे, वैसे ये भी कर्ण का काम करेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे जैसे ऐसे हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, यही चीज होता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ इस त्रिभुज से लेके समझा रहे हैं, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर नहीं भी याद रहा तो आप यहाँ से निकाल लेंगे कि इसका ऐसे फिगर बनता है तो ये कर्ण का काम करता है। अब जहां से ये स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ही लग जाएगी, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन्स एंड मीडियन। समांतर माध्य व माध्यिका, यहाँ से प्रश्न अच्छी तरीके से आपको पता है पूछता है, हर बार पूछता है, 100% पूछता है। तो समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन व मीडियन। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य देख लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य में एक वर्गीकृत और अवर्गीकृत सारणी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछता नहीं है, सिंपली ऐसे पूछ लेगा कि नंबर दिया रहेगा, जैसे दिया है 5, 4, 8, 7, 6 समथिंग ऐसे दिया है, कह रहा है इसका समांतर माध्य बताइए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 + 4 + 8 + 7 + 6, इसको जोड़ लेते हैं, और बटा क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, बटा हम क्या करते हैं, 5 पदों की संख्या 5। यही तो हुआ, तो सभी पदों का योग, सभी पदों को हम जोड़ दिए, और बटो पदों की संख्या 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी है, 5 है। अब भाग देते हैं, जो आता है वही उसका समांतर माध्य हो जाता है। फिर करा है, अब बात आती है माध्यिका। माध्यिका के दो फार्मूले बनते हैं, एक होता है सम पद के लिए होता है, और एक होता है विषम पद के लिए। तो इसमें देखिए, जब पदों की संख्या क्या हो, n बराबर सम हो, जब पदों की संख्या सम हो तब उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान और प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटा 2। सवाल दिया रहेगा, उसमें सवाल इस तरीके दिया जाएगा, 5 8 7 6 1 3 2 ऐसे समथिंग दिया रहेगा, और इसका पूछेगा कि माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले हम गिन लेंगे कि कौन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
7, मान लीजिए यहाँ 4 दे दिया, 7 1 8। अब देख रहे हैं कि n बराबर क्या आ रहा है 8, जबकि n बराबर 8 क्या है, ये सम पद है, तो सम पद के लिए हम मात्रा का फार्मूला कौन लगा देंगे, ये लगा देंगे। लेकिन अब इसको करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में रखेंगे, और ये सब बताया गया है, इन सबको यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार फार्मूला बता रहे हैं तो एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले रखेंगे, सबसे पहले छोटा रखते हैं 2, फिर 3, इसी तरीके से रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये n बराबर 8 है, तो 8 के बटा 2 रखेंगे, 8/2वें पद का मान, और प्लस 8/2 प्लस 1वें पद का मान, तो चौथा और पांचवा पद आ जाएगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, चौथा व पांचवा, यही दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब पदों की संख्या n बराबर सम हो तब के लिए। अब जब पदों की संख्या n बराबर क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो, ऑड हो, आड नंबर हो, तब उसके लिए क्या हो जाता है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 पद का मान। इसमें बिल्कुल सिंपल हो जाता है, n का मान जो भी रहेगा, 7 रहेगा, 7 रहेगा, 5 रहेगा, 9 रहेगा, हमेशा विषम रहेगा, तो 7+1/2, 7 1 8, 8/2 यानी चौथवें, 8/2 मतलब चौथवें पद का मान। अब जो भी प्रश्न दे रहेगा उसको आरोही क्रम में रखे रहेंगे, तो उसके बाद चौथा पद उसमें देख लेंगे, 1 2 3, चौथा पद में क्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाता है। फिर बात आ जाती है बहुलक। बहुत ही सिंपल होता है, बहुलक पूछता है, आपको पता होगा कि एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, ज्यादातर एक नंबर में ही पूछता है ये, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। वह संख्या जो दी गई संख्या के समूह में बार बार आती है बहुलक कहलाती है, यानी वह संख्या जो दी गई संख्या के समूह में बार बार आती है बहुलक कहलाती है। जैसे अगर हम देख लें यहाँ पे, 5 6 8 7 5 4 3 5, इसमें पूछने बहुलक क्या होगा, तो आप देखेंगे 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, तो वही कह रहे हैं समूह में बार बार जो संख्या आती है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक। तो बार बार संख्या कौन सी आ रही, 5 आ रही है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बहुलक इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, बस इतना ही करना रहता है और कुछ नहीं, बस सवाल दिया रहेगा, आप उसको तुरंत आंसर दे के बता देंगे, या तो फिर बहुविकल्पी में एक नंबर ही में आएगा, या फिर अति लघुत्तरी में एक नंबर में आएगा, ज्यादातर इसका चांस एक नंबर में बनता है। चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है सिमिलैरिटी एंड कांग्रुएंसी, यानी कि सर्वांग क्षमता, समरूपता व सर्वांग क्षमता। समरूपता व सर्वांग क्षमता, समरूपता व सर्वांग क्षमता देख लीजिए। देखिए समरूपता सिमिलैरिटी में क्या होता है कि दो त्रिभुज रहेंगे, बिल्कुल समान रहेंगे, है ना, हर तरीके से वो समान रहे हैं, उनकी भुजाएं, बताया रहेगा कि ये त्रिभुज हमारी दो है, एक दूसरे के समरूप है, उसकी एक भुजा इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है ना, ये भुजा 2 है, ये भुजा 3 है, जो भी रहेगा, तो ये वाली कितनी होगी, ये कितनी होगी, ऐसे ये सब पूछता रहेगा, इस पे प्रश्न कराया गया है अच्छी तरीके से। उसके लिए हम कंडीशन बता रहे हैं क्या है, इस समरूप के लिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज समरूप त्रिभुज, अर्थात समरूप, और यहाँ भी समरूप, अर्थात समरूप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा समरूप त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा बटा त्रिभुज डीईएफ की संगत भुजा का क्या, होल स्क्वायर। वो जब भुजाएं दी रहेंगी तो अपना आप लगा लेंगे आप। फिर दूसरा होता है समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी जो उनकी ऊंचाइयां होती हैं, h1/h2 बराबर a1/a2, जो भी जितनी भी ऊंचाई दी रहेगी, यहाँ मैं एक बेस आपको बता दिया हूँ, बाकी जितनी भी ऊंचाई रहेगी, जैसे ऊंचाई आपकी तो यही ना होगी, ये वाली होगी, ये होगी, जितना त्रिभुज दिया रहेगा, ऊंचाई h1 ये हो जाएगी, h1 ये हो गई, तो h2 ये हो जाएगी, है ना, तो उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है, यहाँ वर्ग वर्ग नहीं होता है, h1 या a1/a2 बराबर h1/h2 हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा सिमिलैरिटी केस हो गया। ठीक है, अब बात आती है सर्वांग क्षमता।
सर्वांग क्षमता क्या होता है? तो सर्वांग क्षमता, और एक वैसे भी हम आपको समरूपता और सर्वांग क्षमता का स्पेशली एक वीडियो बनाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे अगर आपको समरूपता और सर्वांग क्षमता नहीं समझ में आया होगा तो आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। चलिए, सर्वांग क्षमता का मतलब होता है सर्वधन अंग धन सम, यानी जिसके सभी अंग क्या हो, बराबर हो, सर्वांग क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांग क्षमता कहलाता है। सर्वांग क्षमता के तीन नियम मुख्यतः, वैसे तो होते हैं चार, लेकिन मुख्यतः तीन ही नियम से सवाल आ जाता है, चौथा नियम से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे तीन ही नियम बताए हैं। तो सर्वांग क्षमता का नियम पहला क्या है कि दो त्रिभुज रहेगा, जैसे दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, दो त्रिभुज दिया है। अगर भुजा कोण भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये कोण बराबर है, तो क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या हो जाएगा? यानी कोई भी दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हैं, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे इस केस में एक, दो, इस केस में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तभी त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। और इस केस को भी यहां हम बना देते हैं, देखिए इस तरीके से, इसका ये एंगल बराबर हो जाए, ये भुजा बराबर हो जाए, ये भुजा बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए, जरूरी नहीं है यहाँ भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं और एक कोण यहाँ भी, तो भुजा कोण भुजा, यानी भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांगसम हो जाएगी। फिर तीसरे में, दूसरे में क्या था कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। फिर बात आती है ये वाला, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए, है ना? तो कोई दो कोण और एक भुजा और ये भुजा इसके बराबर हो जाए, तो कोण बराबर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो गई, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो तीन केस है, भुजा कोण भुजा, इसको याद रखिएगा, भू को भू ऐसे याद करिए, भू को भू, भू भू भू, को भू को, इस तरीके से याद रहेगा, भू को भू, भू भू भू, भू को भू को, यानी सास ट्रिपल एस आस, ए यस ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। पहले यस ए यस करिएगा, फिर इसको जैसे देखिए, यस ए यस कर दीजिएगा, अब इस ए को यहाँ रखिएगा और इस ए को यहाँ रखिएगा, यहाँ यस लिख दीजिएगा, ठीक है। एक दो में कंफ्यूजन होता है, ये दो हो जाएगा, फिर इसको एस एस एस, एक तो तीनों एस है ही है, ठीक है। ये तो तीन केसेस होते हैं सर्वांगसम के, जो कि अगर तीनों केस में कोई भी एक केस मिल गया तो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला रहा, बहुत ही, जो हमको लगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है, अगर कहीं से आपको कोई फार्मूले में दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत मेरे वीडियो को देखिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और सवाल आपका आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं, वैसे भी बड़ा हो चुका है थोड़ा बहुत, कि आपको समझाने के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं है कि जो भी फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझा दिए तो आपको अच्छी तरीके से आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, आप बिंदास होकर पढ़ाई करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ लिए हैं, अब आप उन्हीं पुरानी चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा बने, बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग एक काम करिएगा, फिर वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो कर दिया करिए, लाइक करने से आपका क्या हो जाता है, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। चलिए ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।